नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको एक बड़ी ही क्रांतिकारी किताब के बारे में विस्तार से डिटेल में एक समरी दूंगा। डिप्रेशन पर लिखी गई एक किताब के बारे में विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। एक ऐसी किताब जो आपकी डिप्रेशन के बारे में सोच बदल कर रख देगी, आपको दवाइयाँ छोड़ने में मदद करेगी। सालों से आप शायद डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे होंगे। ये किताब के बारे में सुनकर, इसमें जो जो कहा गया है उसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि डॉक्टर और दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो कितना गहराई से डिप्रेशन को समझते हैं और क्या ऐसा तरीका हो जिससे कि हम डिप्रेशन की दवाइयाँ छोड़कर एक कैसी अप्रोच अपनाएं जिससे कि परमानेंट इलाज डिप्रेशन का अमल में लाया जा सके। इसमें आपको डिप्रेशन के 9 ऐसे कारण पता चलेंगे जिनकी वजह से डिप्रेशन की बीमारी होती है। अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं। ये 9 कारण कुछ ऐसे यूनिवर्सल से कारण हैं जिन पर बहुत सारा शोध हुआ है, साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। और इन सब जानकारी को लेकर आपको पता चलेगा कि जो दवाओं का इलाज जो आपको सालों से दिया जा रहा है वो कितना ही ज़्यादा आपको भ्रमित करके रखा हुआ है। और जब आपको पता चलेगा कि क्यों आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं, तो आपको अपने डिप्रेशन के इलाज की एक सही दिशा समझ में आएगी और आप सही तरह से अपने डिप्रेशन का इलाज कर पाएंगे। डिप्रेशन पर यह क्रांतिकारी किताब 2019 में लिखी गई थी, जिसके ऑथर थे जोहान हारी। किताब का नाम है लॉस्ट कनेक्शंस, व्हाई यू आर डिप्रेस्ड एंड हाउ टू फाइंड होप। अंग्रेजी में ये किताब लिखी गई है। मैं आपको इसके बारे में हिंदी में कुछ जानकारी दूंगा। पूरी किताब को तो समझा पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि करीब 350 पन्नों की ये किताब है, पर मैंने ये पूरी किताब पढ़ी है और इसके कुछ अंश आपसे यहाँ उनकी चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि इस किताब में क्या लिखा गया है। डिप्रेशन पर कौन सी ऐसी सोच है जो कि ऑथर ने यहाँ पर हमें बताई है, जो कि सभी पेशेंट्स को भी रखनी ज़रूरी है। एक नए तरह की सोच, एक नया तरह का विचार आपको डिप्रेशन के बारे में लाना ज़रूरी है ताकि आप सही तरह से अपने डिप्रेशन का परमानेंट इलाज कर सकें। तो आइए अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको पूरी समरी बताता हूं कि इस किताब के अंदर लिखा क्या गया है और किन पहलुओं पर फोकस किया गया है और किस तरह के कारणों के बारे में ये ऑथर बात करता है और इसका क्या समाधान वो बताता है। लॉस्ट कनेक्शन एक जोहान हारी की बहुत ही पर्सनल जर्नी के बारे में किताब है, जिसमें बहुत ही बारीक तौर पर रिसर्च किया गया है, जिसमें कि हमारी जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है, समझ है डिप्रेशन और एंजाइटी को लेकर, उसको चुनौती दी गई है। यह किताब विरोध जताती है कि इन कंडीशंस के बारे में हमें समाज में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से गलत तरह से जानकारी दी गई है और इसके कारणों के बारे में भी हमें अनजान रखा गया है। और किताब हमें बताएगी कि क्या ऐसे ऑल्टरनेटिव तरीके हैं जिससे कि हम डिप्रेशन एंजाइटी को समझ सकते हैं और कैसे इनके जो सॉल्यूशंस हैं उसकी जड़ में अगर जाया जाए तो वो बायोलॉजिकल या कोई फार्माकोलॉजिकल इलाज नहीं है, जबकि वो रिकनेक्शन है। एक ऐसा कनेक्शन जो कि हमें कई अलग अलग स्तर पे कई अलग अलग तरीके से बनाना होगा जिससे कि हम डिप्रेशन को जड़ से उखाड़ कर फेंक पाएंगे। लॉस्ट कनेक्शन का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे कनेक्शन जिन्हें हम खो चुके हैं, कुछ ऐसे संबंध जिनसे हम दूरी अपना चुके हैं, और अगर हम नए तरह के संबंध बना लें तो हमारा डिप्रेशन दूर भाग जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पर कनेक्शन मतलब संबंध का मतलब सामाजिक रिश्ते नहीं है। यहाँ कई अलग अलग तरह के कनेक्शन के बारे में ये ऑथर बात करता है, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊँगा। लेखक ने इस किताब में जिस अपनी यात्रा के बारे में लिखा है, ये उसकी खुद की डिप्रेशन और एंजाइटी की यात्रा है, जिसमें उसने कई सालों तक इन कंडीशन से स्ट्रगल किया और जो भी उसने समझा जाना और काफ़ी सारे वैज्ञानिकों से मिलकर जो चर्चा की और जो गहन अध्ययन किया, उसका पूरा निचोड़ इस लेखक ने इस किताब में दिया है। तो किताब के शुरुआत में इंट्रोडक्शन है, भूमिका है, जिसका टाइटल है अ मिस्ट्री। इसमें जो लेखक है वो अपनी पर्सनल एक कहानी से शुरुआत करता है। वो बताता है कि जब उसने अपनी पहली एंटी डिप्रेसेंट दवा खाई थी, जब वो 18 साल का था, तो उसने कुछ ऐसा बताया है कि जैसे वो एक केमिकल किस की तरह था। एक ऐसा केमिकल जिसने उसे छुआ हो, उसे चूमा हो और उसके अंदर एक आनंद का एहसास आया हो। इस लेखक ने करीब 13 साल तक एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ खाईं और फिर 31 वर्ष की उम्र में इन दवाइयों को लेना छोड़ा। कई दूसरे लोगों की तरह जो कि लंबे समय तक ये दवाइयाँ लेते रहते हैं,
इस लेखक ने भी कई बार अलग अलग टाइम पर इन दवाइयों को लेना छोड़ा, कभी थोड़े टाइम के लिए तो कभी लंबे समय के लिए, और इसके इन सभी दवाइयों को छोड़ने और दोबारा लेने के अलग अलग अनुभव हुए। पर जैसे जैसे ये डिप्रेशन से जूझता गया, इसकी ये जो यात्रा आगे बढ़ती गई, इसी दौरान इसने अपनी इंक्वायरी को और भी गहरा बना दिया। लेखक बताता है कि उसकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, समझ है डिप्रेशन को लेकर, वो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बदल गई है। उसमें ज़मीन आसमान का अब एक फ़र्क आ चुका है। पहले वो इसको मानता था कि ये कोई रियल बीमारी नहीं है, बेकार में ऐसी वहम बैठ गए हैं मन में, कुछ नहीं होता डिप्रेशन जैसा। पहले शुरुआत में वो ऐसा मानता था। उसे लगता था ये कुछ इमेजिनरी थॉट्स हैं मेरे मन में आती हैं, बेवजह मैं इतना झूठ में बिलीव कर लेता हूँ, फालतू के आइडियाज़ थॉट मेरे मन में आते हैं जिन विचारों को मुझे बस मन से निकाल फेंकना चाहिए। शुरू में वो सोचता था कि ये डिप्रेशन जो है ये एक बड़ी एम्बैरेसमेंट है, शर्म की चीज़ है, और इसका मतलब है कि एक व्यक्ति मन से शरीर से बहुत कमज़ोर है। पर बाद में उसके विचारों में जब बदलाव आया तो वो ऐसा मानने लगा कि ये बीमारी दिमाग के अंदर होने वाले कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से होती है। शायद उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा ठीक से, शायद ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरल सर्किट जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, और ये सब उसने तब समझा जाना जब वो दवाइयाँ लेता था। पर इस तरह के विचारों में भी भविष्य में बहुत ज़्यादा फर्क आया और उसने फिर से अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरे में बदला, क्योंकि उसने बहुत से रिसर्च पढ़े और बहुत से डॉक्टरों और रिसर्चर से पर्सनल चर्चाएं की। और अंत में उसकी क्या सोच बनी, इसके बारे में किताब में बताया गया है। किताब की जो सेंट्रल थीसिस है, जो मेन उसका जो फोकस है किताब का, पूरे आर्गुमेंट जो है उसका, वो उसने इंट्रोडक्शन में क्लियरली बता दिया है। ऑथर कहता है कि हमें बड़े सिस्टमैटिक तरीके से धोखे में रखा गया है डिप्रेशन और एंजाइटी के कारणों के बारे में, और जब कारणों के बारे में धोखा दिया गया है तो उसके इलाज के बारे में भी धोखे में रखा गया है। ऑथर का ये दावा उसने किताब में कई तरह से जस्टिफाई किया है। लेखक ने एक पूरी भूमिका तैयार की है कि कैसे उसने बड़े आलोचनात्मक ढंग से, एक क्रिटिकल तरीके से जो बायोमेडिकल मॉडल है मेंटल इलनेस का, उसकी जांच पड़ताल की, जो कि ज़्यादातर माना जाता है डॉक्टर उसी के आधार पर दवाइयाँ देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ये डिप्रेशन एंजाइटी जो है ये इसलिए होती हैं क्योंकि दिमाग के कुछ केमिकल में इम्बैलेंस आ जाता है, जिन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जिन भी लोगों ने इस किताब का रिव्यू किया है उन्होंने यही कहा है कि ये जो किताब है ये डिप्रेशन के बारे में हमारे जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है उसको चुनौती देती है, और बिल्कुल एक नए तरह का एनालिसिस देती है हमारे समाज का, और समाज में हम मानसिक बीमारियों को कैसे देखते हैं इसके बारे में हमें जड़ से हिला देती है, और बताती है कि कैसे हम बिल्कुल गलत तरह से समझते आए हैं डिप्रेशन और एंजाइटी को। ये जो ऑथर था ये भी शुरू में यही मानता था कि डिप्रेशन के ऑर्गेनिक कॉजेज होते हैं, मतलब ये ब्रेन में होने वाले किसी डिसफंक्शन की वजह से होती है। पर धीरे धीरे उसका ये विचार इवॉल्व होता गया, परिवर्तित होता गया, और उसने इसके साइकोडायनामिक ओरिजिन्स को भी एक्सप्लोर किया, जिसमें अचेतन मन कैसे काम करता है, हमारा माहौल कैसे काम करता है, हमारे विचारों में किस तरह की कमियां आती हैं, हर तरह के पहलू को इस ऑथर ने एक्सप्लोर किया है। इस किताब को 3 पार्ट्स में स्ट्रक्चर किया गया है। पार्ट 1 का टाइटल है द क्रैक इन द ओल्ड स्टोरी, पुरानी कहानी में एक क्रैक, एक दरार। पार्ट 2 का टाइटल है द कॉजेज ऑफ लॉस्ट कनेक्शन, हमारे कनेक्शन खो जाने के कारण, मतलब डिप्रेशन के कारण। और पार्ट 3 का टाइटल है रिकनेक्शन, मतलब दोबारा से कैसे कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाए। अब बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 के अंदर ऑथर ने जो बायोमेडिकल मॉडल है डिप्रेशन का उसको चुनौती दे दी है। इस पार्ट में 4 चैप्टर हैं। पहला है दी वॉन्ड, फिर इम्बैलेंस, द ग्रीफ एक्सेप्शन, और चौथा चैप्टर है द फर्स्ट फ्लैग ऑन द मून। दी वॉन्ड में ऑथर ने प्लेसिबो इफेक्ट्स के बारे में काफ़ी चर्चा की है और काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जिससे कि हमें प्लेसिबो इफेक्ट की ताकत का पता चलता है। वॉन्ड का मतलब होता है जादू की छड़ी, जैसे कि एक जादूगर एक छड़ी लेता है जिससे कि वो जादू दिखाता है, उसी छड़ी को वॉन्ड कहते हैं। इस किताब में ऑथर ने जॉन हेगार्थ के कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी बात की है, जिन्होंने एक छोटी सी मैजिकल स्टिक की मदद से लोगों की बीमारियां दूर की थीं, उनके दर्द जो थे बीमारियों के उनको दूर किए थे सिर्फ एक्सपेक्टेशन की पावर की मदद से। मतलब जिसे आज के टाइम में हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, इसी तरह से इस डॉक्टर ने कई लोगों की बीमारियों को ठीक किया था सिर्फ उनकी इमेजिनेशन और एक्सपेक्टेशन की ताकत की मदद से।
और ये डॉक्टर 18वीं सदी में हुए ब्रिटेन में, और ये काफ़ी पॉपुलर थे अपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को लेकर। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था ऑन द इमेजिनेशन एज अ कॉज एंड एज अ क्योर ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी के जो डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं, कैसे उनका जो कॉज, उनका जो कारण है और उनका क्योर भी जो है वो केवल इमेजिनेशन होती है। इसको लेकर इन्होंने बहुत सारे केसेस को डिस्क्राइब किया था और बताया था कि कैसे इमेजिनेशन लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकती है। इसी तरह जोहान हैरी ने काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हीलिंग में प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र किया है जिसमें दिखाया गया था कि कैसे सैलाइन सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ नमक का पानी, अगर उसको मॉर्फिन की तरह दिया जाए तो वो सिपाहियों की चोटों में भी उनके दर्द को दूर करने में मदद साबित हुए थे। कई सिपाही जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हो गए थे, उनके हाथ पैर कट गए थे, जख्मी हो गए थे, उनके दर्द को दूर करने के लिए मॉर्फिन दी जाती थी जो कि एक पेन किलर का काम करती है। पर जब एक डॉक्टर ने केवल उनको नमक के पानी के कुछ ड्रिप लगाए तो उससे भी उनका दर्द दूर हो गया, क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि आपको मॉर्फिन दिया जा रहा है। दूसरा चैप्टर है इस पार्ट का इम्बैलेंस, असंतुलन, जिसके अंदर इस ऑथर ने केमिकल इम्बैलेंस की जो पूरी थ्योरी है, मॉडल है मानसिक बीमारियों को लेकर, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। खासकर कि इस आइडिया को लेकर इन्होंने डिस्कशन किया है कि डिप्रेशन जो है वो लो सेरोटोनिन के लेवल से हो जाता है। इस आइडिया को इन्होंने डिस्कस किया है और इसे चुनौती दी है। इस चैप्टर में जोहान हैरी ने कई सारे इंटरव्यूज और रिसर्च की रेफरेंस दी है जिसमें उन्होंने प्रोफेसर जोआना मॉन्क्रिएफ के साथ काफ़ी इंटरव्यू किए थे, चर्चाएं की थी और इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था कि डिप्रेशन जो लो सेरोटोनिन लेवल से होता है, ऐसा दावा किया जाता है, इस थ्योरी का क्या एविडेंस है। और उन्होंने ऐसा पाया कि कोई भी खासा एविडेंस इस संबंध में मौजूद नहीं है और पूरी तरह से इस तरह के क्लेम को, दावे को खारिज किया जा सकता है। इसमें ध्यान देने की चीज़ ये है कि ये जो आइडिया है, हाइपोथेसिस है कि सेरोटोनिन के लो लेवल होने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, ये गलत तरीके से समझ लिया गया था। जबकि जो इनिशियल शुरुआती जो ऑब्जर्वेशंस होती थी वो कुछ दवाओं के इफेक्ट्स के तौर पर देखी गई थी, जिसमें ऐसा माना गया था कि शायद डिप्रेशन इसलिए दूर होता है क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो सेरोटोनिन के लेवल बढ़ाती हैं वो जब कुछ पेशेंट्स को दी गई तो इन पेशेंट्स को डिप्रेशन में रिलीफ मिला। तो ऐसा मान लिया गया कि शायद डिप्रेशन इसी वजह से होता है क्योंकि कुछ लोगों में सेरोटोनिन के लेवल की कमी आ गई है। तो उन्होंने बताया कि कैसे इस तरह का जो आइडिया डॉक्टरों में और पब्लिक में फैल गया था वो एक्चुअल में एक गलत इंटरप्रिटेशन थी उन शुरुआती रिसर्चेस की, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे कुछ दवाइयाँ डिप्रेशन को ठीक करती हैं। और धीरे धीरे ये आइडिया इतना फैल गया कि डॉक्टरों में और लोगों में ऐसा माने जाने लगा कि जैसे विटामिन और कुछ दूसरे कैल्शियम की कमी से कुछ बीमारियां होती हैं, वैसे ही शायद सेरोटोनिन की कमी से भी डिप्रेशन होता होगा। इन चैप्टर्स में ऑथर ने एक रिसर्चर जिनका नाम है इरविंग कर्श, उनकी कुछ रिसर्चेस के बारे में काफ़ी चर्चा की है, जिसमें इरविंग ने बताया है कि कैसे बहुत सारी जो रिसर्च है एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को लेकर, जिसमें कि देखा गया है कि ये दवाइयाँ लोगों के डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को दूर करती हैं, वो जो भी रिसर्चेस में फाइंडिंग्स बताई गई हैं उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा केवल प्लेसिबो इफेक्ट ही होता है, बजाय इसके कि वो दवा का एक्चुअल का केमिकल एक्शन हो रहा हो। कर्श ने एनालिसिस कुछ इस तरह से किया कि बहुत सी दवाओं की कंपनियां जिन्होंने FDA को, मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि US की एजेंसी है जो कि दवाओं को अप्रूव करती है, उनको जो डेटा प्रेजेंट किया गया 6 बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के बारे में, उस डेटा को इन्होंने एनालाइज किया और पाया कि इनमें से 25% पेशेंट्स केवल नेचुरल तौर पर ही रिकवर कर गए थे, 50% में रिकवरी प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से आई। मतलब पेशेंट क्या मानता है कि दवा कैसे काम करेगी, सिर्फ इतने से ही आधे लोग ठीक हो गए, और 25% पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट केवल केमिकल की वजह से ही आ पाई, जो केमिकल की दवा उनको दी गई थी। जोहान हैरी बताते हैं कि कर्श और उनके एक कलीग गाय सेपर्स्टीन, ये दोनों इस तरह की फाइंडिंग्स को देखकर हैरान हो गए
और उन्होंने बार बार अपनी कैलकुलेशंस और रिसर्च को चेक किया, यह जांचने के लिए कि क्या ये सच में ऐसा हुआ है कि इतना सारा जो डेटा एफडीए को दिया जाता है उसके अंदर जो दवाइयों की कंपनियां हैं वो जानती हैं कि ज़्यादातर ये जो दवाएं हैं ये केवल 25% ही असर लाती हैं और बाकी का सारा असर केवल प्लेसिबो की वजह से है। वो हैरान हो गए और इतनी चौंकाने वाली उनकी फाइंडिंग्स थी जिसको उन्होंने अपनी रिसर्च में भी पब्लिश किया है। जोहान हारी बताते हैं इस चैप्टर में कि कैसे ये जो दवाओं की कंपनियां हैं ये बहुत ही थोड़ा सा रिसर्च पब्लिश करती हैं। जो भी दवाइयों के असर देखे जाते हैं उसके बारे में बस अपनी मनचाही फाइंडिंग्स को ही पब्लिश कराती हैं और ट्रायल्स से जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं उनमें केवल उन्हीं रिजल्ट्स को आगे बढ़ावा दिया जाता है जिसमें कि पाया जाता है कि ये जो दवा है ये इफेक्टिव है। तो अमेरिका का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि इंडिया के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की ही तरह है, उसकी मदद लेकर कर्श ने वो सारा डेटा निकलवा लिया एफडीए से जो कि उनको दवाओं के बारे में और उनके असर के बारे में जानकारी दे सकता था। इस अपनी शोध में इरविंग ने पाया कि ज़्यादातर ये जो रिसर्चेज हैं ये कुछ इस तरह से पब्लिश की जाती हैं जिसमें केवल थोड़े से ही पेशेंट्स जिन पर कि ड्रग का मतलब दवा का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया था उन्हीं को ट्रायल में रिपोर्ट किया जाता है और बहुत से मेजॉरिटी पेशेंट जिन पर ये दवाइयाँ ना के बराबर काम करती हैं उनके रिजल्ट्स को तो पब्लिश ही नहीं किया जाता। इस ऑथर ने बताया कि उनको भी जो दवा मिलती थी पैक्सिल मतलब पेरोक्सिटीन, उस बारे में भी इस ऑथर ने इस ड्रग की दवा की कंपनी से प्राइवेट में चर्चा की, इंक्वायर किया और कंपनी ने प्राइवेटली इस बात को स्वीकार किया कि जोहान हारी जैसे जो पेशेंट्स हैं उन पर ये दवा काम कर ही नहीं सकती। दी लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च जिसमें कि डेटा को बिल्कुल भी फिल्टर नहीं किया गया था उसमें भी ऐसा पाया गया कि ज़्यादातर जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं वो असरदार नहीं होती, खासकर कि टीनेजर्स पर तो ये दवाइयों का असर आता ही नहीं है। जोहान हारी बताते हैं कि इस सब एविडेंस के बावजूद कई सारे वैज्ञानिकों ने कर्श की रिसर्च को और उन्होंने जो आर्गुमेंट दिया है उसको पूरी तरह से नकार देते हैं और उसको चुनौती देते हैं। जोहान हारी की रिसर्च ये भी बताती है कि जो नए तरह की जो एंटी डिप्रेसेंट हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, खासकर कि जो युवा हैं उनमें एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है और वो वायलेंट क्राइम भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और इन दवाइयों के काफ़ी ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। किताब का तीसरा चैप्टर द ग्रीफ एक्सेप्शन, इसके अंदर ऑथर ने डिप्रेशन का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस किया है और बताया है कि कैसे वक्त के साथ डिप्रेशन का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसमें बहुत बदलाव आए हैं। खासकर कि जो ग्रीफ की बीमारी है कैसे वक्त के साथ उसको डिप्रेशन के डायग्नोसिस से एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया और ग्रीफ को अब एक नई बीमारी के तौर पर देखा जाता है और उसे डिप्रेशन का डायग्नोसिस नहीं दिया जाता जब तक कि ग्रीफ के सिम्टम्स इस हद तक ना बढ़ जाएं कि पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल डिप्रेशन के पेशेंट के जैसी हो जाए। ऑथर बताते हैं और काफी सारा आर्गुमेंट प्रेजेंट करते हैं अपनी इस चैप्टर में कि कैसे डीएसएम, जिसकी फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जो कि डॉक्टर डायग्नोसिस करने के लिए एक मैनुअल का इस्तेमाल करते हैं, ऑथर बताते हैं कि कैसे डीएसएम वक्त के साथ बदलता गया है और इसके अंदर डिप्रेशन के डायग्नोसिस बदलते गए हैं और कैसे पहले जो पेशेंट की कंडीशन उसके डिस्ट्रेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था पर आज के टाइम में इस डायग्नोसिस को काफ़ी मेडिकलाइज कर दिया गया है जिसमें कि डॉक्टर्स बड़े आसानी से किसी भी पेशेंट को बहुत ही जल्द डिप्रेशन का डायग्नोसिस दे देते हैं जब भी उनको कोई बहुत सीवियर लॉस होता है, जैसे कि किसी बच्चे की मृत्यु हो जाना या परिवार में कोई लॉस हो जाना या किसी की मौत हो जाना। तो ऐसे एक्सपीरियंस के बाद एक व्यक्ति अगर बहुत डिप्रेस है तो बिना उसकी कंडीशन देखे कि पेशेंट कितना सीवियर कंडीशन में है, कैसे उसका डिप्रेशन जा सकता है, बिना उसकी कंडीशन देखे बस बहुत जल्द पेशेंट को डायग्नोसिस दे दिया जाता है क्योंकि डीएसएम जो है उसका क्राइटेरिया काफी स्ट्रिक्ट हो गया है। और अगर डीएसएम को फॉलो किया जाए तो बहुत सारे लोगों को थोड़े बहुत डिप्रेशन के सिम्टम्स के बाद भी डिप्रेशन का डायग्नोसिस दिया जा सकता है। और साथ ही आज की जो डीएसएम है वो मेडिकल मॉडल को बहुत सपोर्ट करती है जिसमें कि पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल और जो सोशल कंडीशन है उस पर ध्यान ना देकर पेशेंट के सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस वाले पहलू पर ही ध्यान देकर डायग्नोसिस दिया जाता है। इस चैप्टर में जोहान हारी ने दो साइंटिस्ट जॉर्ज ब्राउन और टेरिल हैरिस, इनकी रिसर्च के बारे में भी काफी बात की है और बताया है कि कैसे साउथ लंदन के कुछ औरतों में डिप्रेशन के सोशल ओरिजिन्स देखे गए थे, मतलब उसकी जो जड़ थी वो समाज के अंदर आने वाले बदलावों में देखी गई। इन दोनों वैज्ञानिकों के काम को हम एक प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं
क्योंकि इन्होंने दो तरह की औरतों को कंपेयर किया, एक वो जिनको डिप्रेशन है और एक वो जिनको डिप्रेशन नहीं है। और देखा गया कि कैसे इनकी लाइफ में अलग अलग टाइम पर स्ट्रेसफुल इवेंट्स हुए और इन्होंने कैसे अपने जीवन में कई तरह के तनावों से संघर्ष किया और किस तरह जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष झेले थे उनमें डिप्रेशन ज़्यादा था, जबकि जिन औरतों ने ना के बराबर संघर्ष झेले थे उनके माइंडसेट में डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं पाया गया। इन्होंने देखा कि कैसे हमारे जीवन के संघर्ष और हमारे जीवन में होने वाले बुरे हालात कैसे बहुत ही अच्छे से कोरिलेटेड हैं डिप्रेशन के साथ और किस तरह से ऐसे हालातों की वजह से ही डिप्रेशन डेवलप हो सकता है। इन दोनों वैज्ञानिकों की फाइंडिंग्स जो भी इन्होंने रिसर्च किया उसमें ऐसा उन्होंने देखा कि डिप्रेशन का जो रिस्क है वो इनहेरेंट नहीं है उतना जितना कि माना जाता है, जबकि उसका कनेक्शन हमारे सोशल फैक्टर से है, सामाजिक पहलू और सामाजिक कारणों से है। और कमी जो है वो अक्सर हमारे माहौल में होती है, ना कि केवल व्यक्ति के मन मस्तिष्क में। इसीलिए ये कहना कि डिप्रेशन दो तरह का होता है, एक वो जो बायोलॉजिकल कॉज वाला है और एक वो जो रिएक्टिव है, मतलब सिचुएशन की वजह से होता है, ऐसा डिस्टिंक्शन, ऐसा फ़र्क करना पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग जिनमें कोई बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन नहीं भी होती फिर भी वो काफ़ी समय तक डिप्रेशन से जूझ सकते हैं, जिसमें कि वो रिएक्ट नहीं कर रहे होते, जबकि उनका मन मस्तिष्क भी वैसे ही काम करता है डिप्रेशन में जैसा कि उन लोगों का करता है जिनमें कि जेनेटिकली इनहेरिटेड है डिप्रेशन। इसीलिए पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि डिप्रेशन सिर्फ बायोलॉजिकल है, जबकि उसके अंदर सोशल फैक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए इस फर्क को मिटा देना बेहतर है। अब आगे पार्ट 2 में, जिसका नाम है द कॉजेज ऑफ लॉस्ट कनेक्शन, इसमें विस्तार से ये ऑथर डिस्कस करता है ऐसे 9 कारणों के बारे में जो कि ट्रेडिशनल, मतलब जो हमेशा से माना गया जो मेडिकल व्यू है जिसमें केमिकल इम्बैलेंस पर जोर दिया जाता है, इस व्यू से बिल्कुल अलग है ये सारे कॉजेज जिसके बारे में ऑथर ने चर्चा की है। 9 ऐसे कारणों के बारे में ऑथर ने बात की है। पहला कारण है डिसकनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क, एक मीनिंगफुल वर्क से डिसकनेक्शन हो जाना। इसके अंदर ऑथर ने जो फिलिप्स के उदाहरण की चर्चा की है। एक पेंटर जो कि एक दुकान पर काम करता था, उसके जॉब के नेचर की वजह से वो धीरे धीरे अपने काम से डिस्कनेक्ट होने लगा। उसको लगता था कि मेरा काम बड़ा ही रिपीटेटिव है, एक ही तरह की चीज रोज करनी पड़ती है, कोई पर्पस ही महसूस नहीं होता, बहुत फालतू का काम है जो मैं कर रहा हूँ। इसकी वजह से ये काफ़ी सारे ड्रग्स लेने लगा, जैसे कि ओपियम, कोकेन। जोहान हारी ने पाया कि करीब 87% लोग अपने जॉब से काफ़ी डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, कटा हुआ महसूस करते हैं अपने जॉब से। तो जोहान हारी बताते हैं कि आजकल जो जॉब कल्चर की जो हालत है, इसमें अक्सर लोग काम तो करते हैं, सैलरी मिल रही है, पर इसमें अक्सर लोग बहुत मीनिंग नहीं ढूंढ पाते, अपने जीवन के अर्थ को नहीं तलाश पाते अपनी जॉब की मदद से। और लोग अक्सर ऐसा पाते हैं कि उनकी लाइफ पर तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि उनका अपने काम पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उन्हें दूसरे के हिसाब से काम करना पड़ता है। इसकी वजह से वो बड़े डिस्ट्रेस में रहते हैं और यही कारण बनता है डिप्रेशन का। फिर दूसरा कॉज है डिसकनेक्शन फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से कट जाना। इस कारण को समझने के लिए जोहान हारी ने जॉन कैसियोपो की कुछ स्टडीज के बारे में चर्चा की है, जिन्होंने लोनलीनेस मतलब अकेलेपन के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया है। रिसर्च बताता है कि सोशल आइसोलेशन मतलब सामाजिक रूप से कट जाना, आइसोलेटेड हो जाना, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे, खास करके जैसे ओबेसिटी और डिप्रेशन पर। शोध बताते हैं कि लोनलीनेस अक्सर एक बड़ा कारण बनती है डिप्रेसिव सिम्टम्स का, या ये कहें कि जिन लोगों में डिप्रेशन आता है, पाया जाता है कि डिप्रेशन आने से कुछ समय पहले से ये लोग काफ़ी लोनली थे, अकेलापन महसूस करते थे। हम इंसानों को ग्रुप्स में रहने की आदत हमेशा से रही है, सदियों से। इनफैक्ट जब से इंसान का विकास हुआ है और हम जानवर से इंसान बने, कबीलों में ग्रुप्स में रहना हमारी हमेशा से ज़रूरत रही है। और जो मॉडर्न लाइफ है, आजकल का जो आधुनिक सामाजिक हालात है, उसमें लोग एक दूसरे से बहुत कट चुके हैं, सोशल कनेक्शंस टूट चुके हैं और इस वजह से लोग काफ़ी उदास और परेशान रहते हैं, उनमें अकेलापन बहुत बढ़ चुका है। ऑथर ने डिस्कस किया है जेम्स का एक केस, एक जवान आदमी, एक युवा जिसको अपने कॉलेज में अपने क्लासमेट्स के साथ कनेक्शन ढूंढने में काफ़ी स्ट्रगल हो रही थी और वो ऑनलाइन गेमिंग से एडिक्ट हो गया, क्योंकि उसे वर्चुअल वर्ल्ड में, ऑनलाइन दुनिया में कनेक्शन मिल गया था, जिसमें जो रूल्स होते हैं वो काफ़ी क्लियर होते हैं। आप एक डिस्टेंस बना के रख सकते हो और फिर भी आप लोगों से कनेक्टेड रह सकते हो, जबकि रियल लाइफ की जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें कि आपको अलग थलग कर दिया जाता है, बहुत ही तनाव होता है, कई सारे कॉम्प्लेक्स इमोशन से जूझना पड़ता है।
तो आज के ज़माने में जो डिजिटल कनेक्शन है वो इंसान को बहुत ही अकेला कर रहे हैं और रियल वर्ल्ड में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग ढूंढने की बजाय, एक लगाव ढूंढने की बजाय डिजिटल वर्ल्ड में लोग लगाव ढूंढ रहे हैं और इस वजह से लोग अकेलेपन से पीड़ित हो चुके हैं और यही कारण बनता है डिप्रेशन का। फिर तीसरा कारण है डिस्कनेक्शन फ्रॉम मीनिंगफुल वैल्यूज़। टिम कैसर के रिसर्च पर इस चैप्टर में ऑथर ने चर्चा की है और बताया है कि कैसे हमारी जो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ हैं कि हमें बस जल्द से जल्द कोई चीज़ चाहिए होती है, हमें बस अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं, कैसे इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह के नेचर की वजह से हमारा जो ओवरऑल वेलबींग है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है, वो गिरता जा रहा है और डिप्रेशन और एंग्जाइटी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप चारों तरफ देखेंगे एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई देती हैं, हर चीज़ को एडवर्टाइज करने में कंपनियां लगी रहती हैं, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कंपनियां छोटी बड़ी चीज़ हर चीज़ को बेचती रहती हैं और इसी उधेड़-बुन में लोग इतने उलझे रहते हैं कि वो मीनिंगफुल चीज़ों से कनेक्शन नहीं बना पाते, जीवन में कोई वैल्यू नहीं ढूंढ पाते। इतने कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गई है हमारी लाइफ कि लगता है कि बस हर चीज़ के हम बस एक उपभोक्ता हैं और इन्हीं वैल्यूज़ की वजह से धीरे धीरे हम डिप्रेशन की पकड़ में आते जा रहे हैं। क्योंकि डिप्रेशन को दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी वैल्यूज़ बनाएं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से परे हटके एक ह्यूमन वैल्यूज़ पर फोकस करें। फिर अगले चैप्टर में ऑथर डिस्कस करते हैं डिस्कनेक्शन फ्रॉम स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। समाज में इज्जत और रुतबे से इंसान कटता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। रॉबर्ट सेपोल्स्की की रिसर्च को इस चैप्टर में ऑथर ने विस्तार से डिस्कस किया है। रॉबर्ट सेपोल्स्की ने बबून्स पर रिसर्च किया था, जो कि बंदरों की ही कह सकते हैं एक तरह की प्रजाति है, और साथ ही केट पिकेट और रिचर्ड विल्किंसन ने भी इंसानों पर इसी तरह की रिसर्च की थी और इन सभी रिसर्चेस को ऑथर ने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। और उन्होंने ऐसा देखा है, बताया है कि कैसे जो सोशल हायरार्की होती है, समाज में जो बड़े और छोटे के बीच जो एक फर्क होता है और जो असमानताएं होती हैं, कैसे वो हमारे मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट डालता है, कैसे हमारा सोसाइटी में स्टेटस, हम क्या बनना चाहते हैं या हम किस रुतबे पर हैं, इसका इम्पैक्ट कैसे मेंटल हेल्थ पर होता है, इस बारे में जोहान हारी ने इस चैप्टर में डिस्कशन की है। जोहान हारी बताते हैं कि सोशल स्टेटस में कमी होना, मतलब समाज में एक अच्छी इज्जत ना होना, कोई ऐसा काम करना जिसका कि सोशल स्टेटस अच्छा नहीं है, और अपने काम पर और अपने व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना होना, इसकी वजह से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ जाता है और ऐसा बबून्स में देखा गया है। साथ ही इंसानों में जब आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा असमानताएं हो जाती हैं, इनकम इनइक्वालिटी होती है, और जिन समाजों में ये इनइक्वालिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर डिप्रेशन के रेट बढ़ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर उतना कमा नहीं पाते। जैसे कि नॉर्वे में इनकम इनइक्वालिटी कम है, मतलब इनकम इक्वालिटी ज़्यादा है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में ये जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, ये ज़्यादा हैं और इस वजह से नॉर्वे में कम लोगों को डिप्रेशन होता है, जबकि यूएस में ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं निचले स्तर पर पाए जाने वाले लोग। ऑथर ने यह भी देखा कि अगर हम देखें तो वक्त के साथ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और जो एक एवरेज वर्कर है, इनकी सैलरी में जो गैप है, अंतर है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। एक एवरेज वर्कर बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कमा नहीं पाता, जबकि सीईओ थोड़ी बहुत मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और इस बड़े गैप की वजह से देखा जाता है कि एक एवरेज वर्कर ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है। फिर अगला कारण जो डिस्कस किया गया है वो है डिस्कनेक्शन फ्रॉम दी नेचुरल वर्ल्ड, प्रकृति से अलगाव। जोहान हारी बताते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, लिंक है हमारे नेचर के एक्सपोजर से, और जितना ज़्यादा नेचर में रहने की आदत हमारी कम हो जाती है, उतना ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। इनफैक्ट ऐसा शोध तो जानवरों पर भी किया गया है कि जब जानवर को उनके नेचुरल वर्ल्ड से हटाकर किसी जू में या पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, तो ऐसे में उनके अंदर भी बहुत सारी बीमारियां पनपने लगती हैं और वो भी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे लक्षण दिखाने लगते हैं। रिसर्च ऐसा बताता है कि जो लोग हरे भरे अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में रहने लगते हैं, उनमें डिप्रेशन के लेवल कम होने लगते हैं, और वहीं जो लोग बहुत ही कम हरे भरे, बहुत ही घिचपिच वाले अर्बन एरियाज में या फिर स्लम एरियाज में रहते हैं, उनमें डिप्रेशन के लेवल बढ़ने लगते हैं। इसीलिए नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारे मूड को इम्प्रूव करता है, इनफैक्ट हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाता है, और ना ही केवल ये स्वस्थ लोगों में फ़ायदा देता है, जबकि डिप्रेशन के पेशेंट्स में भी नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने से फ़ायदे मिलते हैं।
फिर अगला डिस्कनेक्शन है डिस्कनेक्शन फ्रॉम होपफुल और सिक्योर फ्यूचर। एक सुरक्षित जीवन, एक सुरक्षित भविष्य से अलगाव हो जाना, एक डिस्कनेक्शन हो जाना। ऑथर ने इस चैप्टर में डिस्कस किया है चीफ प्लेंटी कूप की स्टोरी को, जो कि एक नेटिव अमेरिकन थे, अमेरिका के मूल निवासी थे, और उनकी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ थी उसको नष्ट कर दिया गया और उनके भविष्य को अधेड़ में लटका दिया गया। तो चीफ प्लेंटी अपने कल्चर से काफ़ी कट गए, एक डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई, अपनी जड़ों से उनका कनेक्शन टूट गया और ऐसे में उन्हें लगा कि अब मेरा जो भविष्य है वो अंधकार में है, और इस वजह से उनमें सुसाइड की थॉट्स काफ़ी बढ़ गई। इनफैक्ट ना ही केवल उनमें, जबकि ऐसा देखा गया है कि कई सारी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जो कि अमेरिका में रहती हैं, जिनको कि अपनी जड़ों से काट दिया गया, उनके घर बार तोड़ दिए गए और उनको ज़बरदस्ती अमेरिकन लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए मजबूर किया गया, कैसे इन लोगों में और इन कम्युनिटीज़ में अपने भविष्य को लेकर अंधकार आ गया और कैसे वो अपनी जड़ों से कट गए, जिसकी वजह से इन लोगों में डिप्रेशन और सुसाइड के रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। कई दशकों तक चला ये नरसंहार और अत्याचार जो कि नेटिव अमेरिकन लोगों पर किया गया था, इसकी वजह से कई सारे लोगों ने सुसाइड किया। जोहान हारी बताते हैं कि आज के समाज में हर जगह यही देखने में आता है कि जो अर्बन लाइफ है, शहरी जीवन है, उसमें बहुत से लोगों के पास स्टेबल जॉब नहीं होती, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लगता। उनके अंदर वो सेंस खत्म हो जाती है कि वो जीवन में भविष्य को लेकर सुरक्षित हैं। रिसर्च ऐसा बताती है कि डिप्रेशन का एक बड़ा कारण और एक बड़ा लक्षण ये है कि जिसमें व्यक्ति को अपने भविष्य को लेकर काफ़ी हताशा रहती है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि कैसे एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की ज़रूरत हर व्यक्ति को है, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रदान करती है और साथ ही ये लोगों का खुद के बारे में और अपने काम के बारे में सोचने का नज़रिया बदलती है, और कैसे इस सुरक्षा से लोगों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। फिर अगले दो कारण जो कि ऑथर ने बताए हैं वो हैं जीन्स और ब्रेन चेंजेस, ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज़। लास्ट में आकर जोहान हारी ने बायोलॉजी, मतलब हमारा शरीर, हमारा दिमाग, इसके बारे में चर्चा की है कि कैसे ये कारण बनते हैं डिप्रेशन के। क्योंकि वो ये नहीं कहते कि बायोलॉजी का कोई रोल नहीं है, वो मानते हैं कि हाँ, बायोलॉजी की भूमिका तो है। पर किताब में जोहान हारी का जो मेन आर्गुमेंट है वो ये कहता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए बायोलॉजिकल कॉज अकेला कारण नहीं है, मेन कारण नहीं है, केवल ये बड़े सारे कारणों में से एक है। इस चैप्टर में जोहान हारी मार्क लुइस की रिसर्च के बारे में बताते हैं, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, और उनकी रिसर्च की मदद से उन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के कंसेप्ट को डिस्कस किया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि हमारे मस्तिष्क में वो ताकत होती है कि वो अनुभवों के आधार पर खुद को बदल सकता है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो तनाव है, जो कि हमारे माहौल से आता है, हमारी जो बुरी परिस्थितियां हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर बदलाव ला सकती हैं और केमिकल चेंजेस इस वजह से पनपने लग सकते हैं। बजाय ये कहना कि पहले से ही ब्रेन के अंदर किसी तरह की कोई डिसफंक्शन है, डिसेबिलिटी है, जिसकी वजह से केमिकल चेंज आया, ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि हमारे माहौल ने ही हमारे दिमाग के अंदर ये सारे बदलाव पैदा किए हैं। इस बुक के अंदर एक बहुत बड़ी स्टडी के बारे में चर्चा की गई है, जो कि न्यूजीलैंड के बच्चों पर की गई थी, जिसमें कि ये पाया गया कि एक जीन होता है 5-HTT, जिसका कि डिप्रेशन के साथ संबंध है। और ये जो जीन है ये केवल वल्नरेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब चांस या रिस्क बढ़ाता है डिप्रेशन का, और ये कारण नहीं है डिप्रेशन का। और ये डिप्रेशन को तभी पैदा करता है जब एक व्यक्ति नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस से या इवेंट्स से एक्सपोज होता है। तो इस जीन की मौजूदगी के दौरान अगर किसी को नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए तो उसे डिप्रेशन होगा, पर अगर नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस के बावजूद अगर ये जीन मौजूद नहीं है तो डिप्रेशन नहीं होगा। मतलब जीन की भूमिका तो है, पर अकेला जीन कारण नहीं है कि किसी को डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन के होने के लिए जीन के साथ साथ नेगेटिव लाइफ इवेंट का होना जरूरी है। जीन्स वल्नरेबिलिटी पैदा करते हैं, रिस्क बढ़ाते हैं, पर ये डिटर्मिनिस्टिक कॉजेज नहीं है, ये अकेले कारण नहीं है जिनके होने से डिप्रेशन होगा और अगर ये जीन नहीं है तो डिप्रेशन नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं देखेंगे। इस किताब में ऐसा बोला गया है कि बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी जो कंडीशंस हैं उनके मामले में तो बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट हैं, कारण हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं,
और जो लोग हैं जिनको कि सिर्फ डिप्रेशन होता है, उनमें भले ही उतने ज़्यादा बायोलॉजिकल फैक्टर्स ना मिलते हो, पर फिर भी बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों में भी सोशल फैक्टर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं इन लोगों की हालत को ख़राब करने के लिए। खासकर कि बीमारी की सीवियरिटी या बीमारी के एपिसोड्स के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में सोशल फैक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जोहान हारी बताते हैं कि अगर हम डिप्रेशन को सिर्फ एक बायोलॉजिकल डिसीज़ के तौर पर देखेंगे तो इससे स्टिग्मा सोसाइटी में बहुत बढ़ जाता है और लोगों के अंदर अक्सर ऐसी भावना बैठ जाती है कि वो डिप्रेशन को डिज़र्व करते हैं या उनका डिप्रेशन कभी ठीक नहीं हो पाएगा या वो मानसिक रूप से हमेशा कमज़ोर रहेंगे क्योंकि उनकी बीमारी जेनेटिक है या बायोलॉजिकल है। इसीलिए इस किताब में जोहान हारी कहते हैं कि हमें अपनी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है डिप्रेशन को लेकर उसमें एक शिफ्ट लाना होगा और हमें बायोसाइकोसोशल मॉडल को एक्सेप्ट करना होगा। बायोसाइकोसोशल मतलब जहां पर बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल तीनों फैक्टर्स को इम्पॉर्टेंट माना जाता है डिप्रेशन के कारण के रूप में। खासकर कि सोसाइटल फैक्टर्स को तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। खासकर कि हिंदुस्तान के मामले में कहा जाए तो अक्सर सामाजिक परिस्थितियों को, सामाजिक कष्टों को हम जीवन का एक हिस्सा मानकर चलते हैं और मान लेते हैं कि भाई संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है तो इससे क्यों दूर भागना, संघर्ष करते रहो, खुद को पीसते रहो, ज़बरदस्ती भोगते रहो इधर उधर के डिफ़िकल्ट हालात, भले ही डिप्रेशन हो जाए, भले ही एंजाइटी हो जाए, बुरे हालातों को स्वीकारते रहो, किसी तरह से बस इनसे जूझते रहो, जबकि यही वो कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में रहते हैं। इसीलिए सोशल फैक्टर्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरे पार्ट में जोहान हारी रिकनेक्शन के बारे में बताते हैं और उन्होंने कुछ रिकनेक्शन की स्ट्रेटजीज पार्ट 3 के चैप्टर्स में डिस्कस की हैं। इसके अंदर वो सॉल्यूशंस बताते हैं कि कैसे हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं के साथ रिकनेक्ट होने पर फोकस करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने पहले बताया था कि हम कई तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लाइफ से, उसी तरह अगर हम रिकनेक्ट करना शुरू कर दें तो डिप्रेशन दूर भागना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर 7 अलग अलग चैप्टर हैं जिसके अंदर रिकनेक्शन के सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जिसमें कि लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, मीनिंगफुल वर्क, मीनिंगफुल वैल्यूज, सिंपैथेटिक जॉय, चाइल्डहुड ट्रॉमा और फ्यूचर के संबंध में अलग अलग चर्चाएं की हैं। जैसे उन्होंने एक चैप्टर में बात की है सोशल प्रिस्क्राइबिंग के बारे में, मतलब सोशलाइज करने को प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। इस कंसेप्ट में एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच सुझाई गई है जहां डॉक्टर्स पेशेंट्स को सोशल प्रिस्क्रिप्शन के लिए रेफर कर सकते हैं बजाय कि उनको सिर्फ दवा का प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए। ऐसे में ज़रूरी होगा कि पेशेंट को बोला जाए कि वो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में इंगेज हो, जिससे कि वो लोगों के साथ दोबारा से रिकनेक्ट कर पाएँ और एक नया पर्पस ढूंढ पाएँ। जैसे उन्होंने लंदन के एक सेंटर का उदाहरण दिया जिसका नाम है ब्रोमली बाय बो सेंटर, जिसमें लोगों को इन्वॉल्व होने के लिए कई सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज होना पड़ता है। जैसे कि एक कम्युनिटी गार्डन को क्रिएट किया जाए जिससे कि लोग अपना अकेलापन दूर करें और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महसूस कर पाएँ। इस गार्डन प्रोजेक्ट में जो भी पार्टिसिपेंट्स रहे उन्होंने काफ़ी सुकून महसूस किया और वो डिसकनेक्शन की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाए। साथ ही वो अपने बारे में, खुद के जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करने से भी खुद को रोक पाए, क्योंकि अब उनको दूसरों के साथ इंगेज होने में पर्पस मिलने लगा था। इस तरह की अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती है और ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होती है। पेशेंट्स का बहुत खर्चा भी नहीं आता क्योंकि इसमें एंटी डिप्रेसेंट दवाओं पर फोकस नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा थेरेपी का भी खर्चा नहीं आता और सिर्फ लोगों के साथ इंगेज करने में, रिकनेक्ट करने में ही पेशेंट का इलाज हो जाता है। इसी के साथ रिकनेक्टिंग टू मीनिंगफुल वर्क, इस तरह से भी चैप्टर में उन्होंने अपने वर्क को मीनिंगफुल बनाने के बारे में जोर दिया कि कैसे कई सारे अलग अलग मॉडल्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है, जैसे कि वर्कर कोऑपरेटिव। उन्होंने उदाहरण दिया है बाल्टीमोर की एक बाइक शॉप के बारे में। इस मॉडल में जो भी पार्टनर या पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी जिम्मेदारियां आपस में साझा करते हैं और जो उनके इंटर्न होते हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी बाद में उनके पार्टनर बन जाते हैं। जोहान हारी ने बताया कि कैसे एक व्यक्ति मेरेडिथ, उसने अपनी सीवियर एंजाइटी को दूर किया जब वो एक बड़े ही डिसकनेक्टेड से डिसएंगेजिंग ऑफिस जॉब को छोड़कर एक कोऑपरेटिव में काम करने के लिए गई। इस बुक के अंदर यह आर्गुमेंट दिया गया है कि ये जो मॉडल है
जिसके अंदर वर्क प्लेस पर डेमोक्रेसी लाने के ऊपर जोर दिया जाता है, इससे लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं और ये लोगों को एक मौका देता है कि वो अपने जीवन में, अपने काम में पर्पस ढूंढ सकें और वो ऐसा महसूस करें कि उनके काम का एक इम्पैक्ट आ रहा है, जिससे कि उनको जो ह्यूमिलिएशन मिलती है अपने ऑफिस वर्क में, उससे बचने का मौका मिलता है। साथ ही उनको अपने जीवन और अपने काम पर कंट्रोल की फीलिंग लाने में भी मदद मिलती है। जबकि जो ट्रेडिशनल वर्क प्लेस है, जहाँ पर आप सिर्फ जॉब करने जाते हो, वहाँ आप किसी एम्प्लॉयर के लिए जॉब करते हो जिसमें आपको शिकायतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सा तनाव झेलना पड़ता है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है, अपने टास्क, अपने टारगेट पूरे करने होते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि जैसे आपकी परफॉर्मेंस और काम पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं। फिर इसी के साथ इन्होंने चर्चा की है रिकनेक्टिंग टू मीनिंगफुल वैल्यूज, जिसके अंदर फोकस जो है वो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज से हटाकर कुछ इंट्रिंसिक वैल्यूज पर लाया जाना जरूरी है। इंट्रिंसिक मोटिव्स मतलब जैसे पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी को दी जाने वाली कंट्रीब्यूशन। इस किताब में ऐसा सजेस्ट किया गया है कि समाज में लाए जाने वाले कुछ बदलावों की मदद से कंजम्पशन पर दिया जाने वाला जो बहुत ज़्यादा जोर है हमारे समाज में, उसको कम किया जा सकता है। जैसे कि कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स को बैन कर दिया जाए जिनका फोकस बच्चों पर होता है, युवाओं पर होता है, या जिसमें बच्चे या युवा दिखाए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में, या कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल एड्स जिनका कि बुरा असर पड़ता है हमारे मन मस्तिष्क पर। ऐसी एड्स को बैन कर देने से बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि लोग इन चीज़ों को खरीदने से बचेंगे और जब उनमें खरीदारी की भागदौड़ कम होगी तो उनका ध्यान कुछ वैल्यूएबल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाने लगेगा, या वो जहाँ ज़्यादा शॉपिंग करते हैं वहाँ उनकी शॉपिंग में कमी आएगी। फिर इसी के साथ उन्होंने एक चैप्टर में सिंपैथेटिक जॉय की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और एक प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें दूसरों की खुशी में आनंद लेने की या दूसरों की तरक्की में आनंद लेने की आदत को बनाया जाता है। ये बिल्कुल उल्टा है हमारे मॉडर्न सोसाइटी से, क्योंकि आजकल तो हमारे अंदर ज़्यादा ये टेंडेंसी होती है कि हम दूसरे की तरक्की और दूसरे की खुशी से जलते हैं और बार बार खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। और इस कंपैरिजन की होड़ में जब हम वो सब हासिल नहीं कर पाते जो हम भी चाहते हैं हासिल करना, दूसरा भी हासिल करना चाहता है, पर जब दूसरा हासिल कर लेता है तो हमें दूसरे से चिढ़ होती है, जलन होती है। साथ ही मॉडर्न सोसाइटी में हम एक्सटर्नल वैलिडेशन की बहुत डिमांड करते हैं। दूसरा हमें कैसे देखता है, दूसरा हमारी पहचान कैसे बनाता है, हमारे लिए ये ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। इसे भी बदलना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम दूसरों की खुशी में आनंद ढूंढेंगे तो दूसरा भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगा और हम भी दूसरे से ऐसा ही बर्ताव करेंगे। इस तरह का जो होड़ है जो कि एक्सटर्नल वैलिडेशन पर फोकस्ड है, ये सोशल मीडिया के द्वारा इसको बढ़ावा मिलता है। साथ ही हमारा जो एडवर्टाइजिंग कल्चर है वो भी इसमें घी डालने का काम करता है। ज़रूरी है कि हम खुद के प्रति जो ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, उसको दूर करें और हमारा फोकस अपने अंदर की इच्छाओं के बजाय बाहर की दुनिया की तरफ ज़्यादा केंद्रित हो जाए, जिससे कि हम बेहतर मेंटल हेल्थ अपनाने में आगे बढ़ पाएंगे। फिर इसी के साथ ऑथर ने चर्चा की है कि कैसे हम फ्यूचर के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं और उसमें अपने को रिस्टोर कर सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर को सिक्योर बना पाएं और कुछ ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर पाएं। और इसके लिए कुछ ऐसे आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना होगा जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिससे कि लोगों को सेफ्टी मिलेगी, लोग थोड़े आज़ाद रहेंगे ताकि वो मीनिंगफुल वर्क की तरफ बढ़ पाएं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में आकर बस कुछ भी जॉब मिल जाए इसी होड़ में बेवजह अपने मन को मारकर कुछ भी काम करने से बचें। क्योंकि लोग सर्वाइवल के लिए काम करने पे ज़्यादा जोर देने लगते हैं जब उनके पास बेसिक इनकम नहीं होती, पर अगर उनके पास रोज़गार भत्ता मिलेगा तो ऐसे में वो ज़्यादा मीनिंगफुल वर्क की तरफ तलाश में लगे रहेंगे और जब सही काम उनको मिलेगा जिसके लिए वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, प्रोडक्टिव हो सकते हैं, तो ही वो उस काम को लेंगे। कंक्लूजन में जोहान हारी बताते हैं, हमें लंदन की उस फार्मेसी में ले जाते हैं जहाँ से उनके जीवन की कहानी शुरू हुई थी, जहां उनको बताया गया था कि उनके मस्तिष्क में केमिकल इम्बैलेंस हो गया है जिसको कि दवाओं से ठीक करने की ज़रूरत है। फिर वो इसको कंपेयर करते हैं, इसकी तुलना करते हैं उस सोच और उस समझ के साथ जो कि उन्होंने रिसर्च के माध्यम से हासिल की, जिसमें कि डिस्कनेक्शन के डीपर इश्यूज़ पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और उनको डिप्रेशन के बारे में अपनी सोच को बदलने का मौका मिला। जोहान हारी बताते हैं कि इन सब इंसाइट्स की मदद से उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। उनके डिप्रेशन और एंजाइटी के लेवल काफ़ी हद तक अब कम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है उनका डिप्रेशन। पर जोहान हारी कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि ये पूरा मामला इतना सिंपल है जितना कि शायद मेरे साथ रहा।
पर जोहान हारी इस बात के लिए भी चेताते हैं, ध्यान रखते हैं कि वो दूसरों को ऐसा मैसेज ना दें कि मैंने अगर ऐसा कर दिया तो तुम भी कर दो, मैंने अगर ऐसा किया तो तुम भी अगर मेरे रास्ते पर चलोगे तो तुम भी वो सब हासिल कर लोगे जो मैंने हासिल किया। नहीं, वो कहते हैं कि इस तरह के मैसेज देने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे सर्कमस्टांसेस, मेरे हालात बहुत अलग थे जिनकी वजह से मैं अपने अंदर बदलाव ला पाया। मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं था, मैंने अपनी मन मर्जी से अपना समय लिया। मेरा जॉब भी ऐसा था जर्नलिस्ट का जिसके हिसाब से मैं अपना जीवन अपने हिसाब से बिता सकता था। तो हो सकता है कि जैसा मेरा जीवन रहा है वैसा शायद दूसरों का जीवन ना रहे, तो इसलिए बाकी लोग भी ऐसा ही करें, मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा, ये जोहान हारी कहते हैं। तो उनका कहना है कि मेरे इस पूरी किताब का जो मेन मकसद है, मेन जो मैसेज है वो यही है कि डिप्रेशन और एंजाइटी का जो दर्द है वो कई दूसरे रास्तों से पूरा किया जा सकता है और केवल दवाइयों पर निर्भर रहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी का दर्द एक मैसेज की तरह है, जैसे कि नौजिया होता है जो कि बताता है कि कुछ गड़बड़ है। डिप्रेशन सिर्फ इतना बता रहा है कि आपके हालात में, आपके जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा है और अब आपको उसकी सुननी पड़ेगी, उस तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको सही कारणों का पता लगाना पड़ेगा। साथ ही जोहान हारी जोर देते हैं कि बड़े सारे जो डिप्रेस्ड पेशेंट हैं उनको दूसरे कुछ डिप्रेस्ड पेशेंट्स के साथ भी कनेक्ट करना चाहिए और नए नए कनेक्शन की स्ट्रेटजीज तलाशनी चाहिए ताकि एक कलेक्टिव अप्रोच बनाई जा सके और इन सब समस्याओं से निजात पाई जा सके। वो बताते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और यूनाइटेड नेशंस, ये दोनों ही संस्थाएं काफ़ी हद तक सपोर्ट करती हैं एक ऐसे दृष्टिकोण को जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं को दूर भगाने के लिए सोशल फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाना बेहद ज़रूरी है, बजाय कि केवल दवाओं पर ज़्यादा भरोसा दिखाया जाए। क्योंकि WHO भी कहता है कि दवाओं से ही इलाज होगा ज़्यादातर पेशेंट्स का, इस बारे में एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनफैक्ट इसके बहुत से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये रही पूरे किताब की समरी। मैंने काफ़ी डिटेल में आपसे चर्चा की और आपको जोहान हारी के अकॉर्डिंग जो उनका दृष्टिकोण है, नज़रिया है डिप्रेशन को देखने का, वो आपसे थोड़ा डिस्कस किया। कहने को मैं कहूँगा कि ये ब्रीफ डिस्कशन है, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि मैंने कोशिश की कि विस्तार से आपसे इस बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर पाऊँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरी इस वीडियो के बाद आप में से बहुत से लोग इंटरेस्टेड हों इस किताब को पढ़ने में। क्योंकि ये किताब अंग्रेज़ी में है, इसका मुझे कोई हिंदी ट्रांसलेशन तो मिला नहीं मार्केट में, इसीलिए बहुत से लोगों को तो ये किताब शायद रिकमेंड की भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि बहुत से लोग अंग्रेज़ी की किताबें इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते, आदत नहीं होती या अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होती। पर जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है वो इस किताब को पढ़ सकते हैं। काफ़ी मोटी किताब है, 350 पेज की किताब है, इसलिए समय लगेगा पढ़ने में। पर इसमें ऑथर की जर्नी जब आप जानेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत कुछ इंसाइट्स मिलेंगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे डिप्रेशन को दूर भगाना चाहिए और क्यों हम बहुत गलत समझते हैं डिप्रेशन के इलाज के बारे में। डिप्रेशन को दवाओं से भी ज़्यादा बेहतर ढंग से ठीक किया जा सकता है अगर हम अपने कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर लें अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज़ के साथ। तो ऐसी ही कुछ और बुक समरीज आगे भी शेयर करता रहूँगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।